नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे ताबड़तोड़ बिग ब्रेकिंग यानी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, शुरुआत भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर के साथ। प्रदूषण मामले में सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और दरअसल ग्रैब को लागू रखने या फिर हटाने पर आज फैसला संभव है। पिछली सुनवाई में दिल्ली को बड़ी फटकार लगी, यानी कि दिल्ली सरकार को बड़ी फटकार लगी थी और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रैब 4 को हटाना है या नहीं हटाना है, कब तक आगे कंटिन्यू करना है, ये मेरे बिना बताए हटाया नहीं जाएगा। यानी ग्रैब 4 को लेकर आज अहम सुनवाई न सिर्फ संभव है बल्कि आज बड़ा फैसला भी आ सकता है। पिछली सुनवाई में दिल्ली और एनसीआर की तमाम सरकारों से कहा गया था कि आप अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल कीजिए कि अब तक किस तरीके के कदम आप लोगों की तरफ से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त ग्रैब 4 लागू है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ट्रकों की एंट्री पर बैन है, साथ ही सभी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन ग्रैब 4 कब तक आगे कंटिन्यू करना है, इसे हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए, इसको लेकर माना जा रहा है कि आज अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी डायरेक्शन दे सकता है, बड़ा फैसला दे सकता है। प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, लिहाजा ग्रैब 4 लागू करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। पिछली सुनवाई में आपको बताएं कि दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहरहाल संसद का रुख कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए सदस्यों का संसद पहुंचना लगातार जारी है। सबसे पहले संसद पहुंचने वालों में लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला थे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संसद पहुंचे। कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संसद के लिए निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखाने लगातार पहुंचने का सिलसिला सांसदों का जारी है और ठीक 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी। दोनों सत्रों का संयुक्त संबोधन आज होगा राष्ट्रपति की तरफ से। दरअसल शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत होती है और यही एक परंपरा है कि जब किसी सत्र की शुरुआत होती है तो पहले दिन दोनों सत्र यानी कि जो निचला सदन है और उच्च सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र के संयुक्त को संबोधित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही देर में संबोधित करेंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया है। कहा है कि 80 बार से ज्यादा जिनको नकारा गया वो हुड़दंग करते हैं और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते संसद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के तेवर बेहद कड़े हैं। खासतौर पर संभल के मुद्दे को लेकर, मणिपुर के मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग की गई है। स्थगन प्रस्ताव भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में कल भी सर्वदलीय बैठक जब हुई थी तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं कामकाज सुचारू रूप से हो। ऐसे में विपक्ष से हम दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं कि उसका सहयोग भी होना चाहिए और जो भी जिस मुद्दे पर भी वो चर्चा करना चाहते हैं सरकार खुले दिल से उसके स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ नियम के मुताबिक होना चाहिए। तस्वीर आपको हम संसद की दिखा रहे हैं जहां पर तमाम सांसदों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सबसे पहले ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर पहुंचे थे संसद और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, सांसद भी वो हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संसद पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि निकल गए, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम सांसदों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। 5 नए कानून समेत 15 विधेयक सरकार ला सकती है। आज कार्यसूची में भी कई विधेयक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिस पर निगाह टिकी है वो है वक्फ संशोधन विधेयक, जिसमें साफ तौर पर यहाँ विपक्ष का कहना है कि आखिरकार ये विधेयक कैसे पारित हो सकता है। जिस तरीके के कड़े तेवर है, सरकार के लिए भी चुनौती बनी है कि आखिरकार किस तरीके से विपक्ष को साधा जाए, चूंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जेपीसी की रिपोर्ट यहां पर नहीं आ जाती तब तक कैसे बिना चर्चा के पारित ये विधेयक हो सकता है। वहीं संभल बवाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। पथराव और आगजनी के बाद अब तक 5 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 21 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीम पहुंचने पर तनाव का माहौल बन गया था, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुई, कई पुलिस वाले तक घायल हुए। आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कई
कई निर्देश डीएम की तरफ से भी दिए गए हैं, यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद है, कोई भी राजनेता एंट्री नहीं ले सकता है। और इसके साथ साथ 30 दिसंबर तक नाकेबंदी कर दी गई है। ये 3 तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से रविवार में हिंसा उत्पात मचाया गया। संभल की तस्वीरें हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए। पथराव के बाद आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, फायरिंग की, और ये सब कुछ जो झड़प हुई थी ये पुलिस के बीच और उपद्रवियों के बीच में हुई थी। आगजनी की तस्वीरें दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस फोर्स अब तैनात कर दी गई है ताकि स्थिति ना बिगड़े। लेकिन इस पूरे हिंसा में, इस आगजनी में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 तस्वीर आपके सामने है। लास्ट तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से पथराव हो रहा है। यानी जब पत्थर यहां पर पुलिस पर मारे गए तो फिर यहां पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया उपद्रवियों पर। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया और केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया है। सर आदेश कर दिए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ। अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है। और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे, जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री SK नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री SK नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री M लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री M लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती M पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती M पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12
बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दोनों सत्रों की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। ठीक 11 बजे दोनों जो संसद है यानी कि निचला सदन और उच्च सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई। लगातार इस खबर पर नजर बनी रहेगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। बेलाल संभल का रुख कर रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी का नया वीडियो सामने आया है। इसमें लोग गलियों में पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजों पर सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। वीडियो से पत्थरबाजी की पहचान की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है। यह नया वीडियो सामने आया है जिसमें पत्थरबाजों की पहचान इस वीडियो के आधार पर की जा रही है। यह नया वीडियो पत्थरबाजी का संभल से है जिसमें लोग आपको दिख रहा है गलियों में पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजों पर सख्त एक्शन की तैयारी पुलिस की है, लिहाजा इसी वीडियो के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। ये देखिए, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, रुमाल बांधा हुआ है ताकि चेहरे सामने ना आ पाए और हाथों में पत्थर है। पत्थरबाजी की तस्वीर एक गली की है संभल से। दरअसल पुलिस पर यह पत्थरबाजी की गई थी, माहौल खराब किया गया था, आगजनी की गई थी और पत्थरबाजी फायरिंग के बीच 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। संभल में कल जमकर उपद्रव उस समय मचा जब शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए टीम पहुंची और सर्वे के दौरान पुलिस और उपद्रवियों में झड़प हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपको नए वीडियो की दिखा रहे हैं जहां पर ये गली है जिसमें पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे और इस वीडियो के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान पुलिस करने में जुट गई है। ये आपको हम दिखा रहे हैं 5 तस्वीरें इस पूरे घटना की जहां पर देखिए किस तरह से पत्थरबाजों पर सख्त एक्शन की तैयारी पुलिस कर रही है। बड़े बड़े पत्थर से पूरी जो गली है वो पटी हुई नजर आ रही है। कल यानी 24 नवंबर की तस्वीर है, रविवार की तस्वीर है। उपद्रवियों पर फिर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा और उसके बाद हालात जब बेकाबू हुए, आगजनी हुए, पूरी तरह से पुलिस ने मोर्चा संभाला है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 21 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। 12वीं तक के स्कूल लिहाजा बंद कर दिए गए हैं। हिंसा आगे ना फैले ऐसे में नाकेबंदी कर दी गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने जहां संभल हिंसा के पीछे बड़ी साजिश होने की बात कही तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर जितने आज पत्थर चलाए गए हैं ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहां पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहां पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसी घटनाएं करवा रही है। संभल में 3 मासूम बेगुनाह लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई है और कई लोग उसमें घायल हुए हैं। इस पूरे घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में जीका वायरस से मौत का मामला सामने आया है। मरीज के जीका पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग मौत की वजह बता रहा है दूसरी। मृतक को HLH रेयर डिसीज थी, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। स्वास्थ्य महकमे में इस खबर के आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर जहां पर प्रदेश में जीका वायरस से मौत का मामला सामने आया है। मरीज के जीका पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग मौत की वजह दूसरी बता रहा है। सूत्र हमारे बता रहे कि मृतक को HLH रेयर डिसीज थी। महाराष्ट्र की राजनीति का रुख कर रहे हैं जहां पर महायुति गठबंधन प्रचंड बहुमत के बाद अब मुख्यमंत्री पद की रेस तेज हो गई है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। मीटिंग में शिवसेना विधायकों ने सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुना। इस दौरान 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव चुनाव में भारी सफलता के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करने का था। दूसरा प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई देने का था, जबकि तीसरा प्रस्ताव एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुनने का था। तीनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। देवेंद्र फडणवीस
एकनाथ शिंदे या फिर कोई और? महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन? चुनाव में महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से पस्त हो गया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व वाला MBA 50 सीटों पर सिमट कर रह गया। अब जब चुनावी नतीजे साफ हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को मिली सीटों को देखकर फडणवीस कैंप एक्टिव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, तो एकनाथ शिंदे भी आसानी से मानने को तैयार नहीं। हालांकि एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, यानी इससे पहले सरकार गठित होनी है। ऐसा न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का नाम तय करना बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण कल हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री की तलाश है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए संकट गहरा रहा है। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए किसी भी पार्टी के पास 10% सीट होनी चाहिए, यानी विपक्ष में बैठे किसी दल के पास 288 में कम से कम 29 सीटें होनी चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों में महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टी कांग्रेस, शिवसेना, यूपीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार में कोई भी पार्टी 10% यानी 29 सीटें भी नहीं जीत पाई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता चुन पाना मुश्किल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन गए हैं। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन पहले नेता होंगे। 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे हेमंत सोरेन रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है। झारखंड में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में जाकर हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र सौंपने के साथ नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने नई सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा। साथ ही नई सरकार बनाने का न्योता भी दिया। उन्होंने हमें कार्यवाही
मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। नई सरकार का दावा पेश करने के पहले हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन में शामिल दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन को INDIA विधायक दल का फिर से औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुना गया राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और झारखंड के सारे मतदाता आम जनता को मैं विशेष रूप से उनका आभार करता हूं कि इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को पुण्य जनादेश दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। शपथ 28 तारीख को हो रही है मोरहाबादी मैदान रांची में। 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दिया गया है। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। झारखंड के गठन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ताधारी गठबंधन में लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर ली हो। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन पहले नेता भी बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान दंगे की आग में जल रहा है। पाकिस्तान का कुर्रम जिला हिंसा की आग से दहल उठा है। यहां सुन्नी और शिया मुस्लिम के बीच दंगे भड़क उठे हैं। दंगों की आग में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। 3 दिन पहले यानी 21 नवंबर को शिया मुस्लिमों के काफिले पर हमला किया गया था। इस हमले में करीब 40 लोगों की जान गई थी, जिसका जवाब में सुन्नी मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 42 लोगों की मौत हो गई। तो हिंसा की आग में पूरी तरह से कुर्रम जिला दहल उठा है। शिया मुसलमानों के काफिले पर हमला हुआ था। दंगे की आग से पाकिस्तान दहला हुआ है। अब तक इस दंगे में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुसलमानों के बीच दंगे भड़क उठे। दंगे की आग से इस वक्त पूरा पाकिस्तान हिला हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का कुर्रम जिला हिंसा की आग से दहल उठा है। यहाँ सुन्नी और शिया मुस्लिम के बीच दंगे भड़क उठे हैं। 42 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 दिन पहले यानी 21 नवंबर को शिया मुसलमानों के काफिले पर हमला हुआ और करीब इसमें 40 लोगों की जान गई। जवाब में सुन्नी मुसलमानों के घर और दुकान को फूंक दिया गया और इसमें भी 42 लोगों की मौत हुई। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। IPL ऑक्शन 2025 के पहले ही दिन ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। पंत पर यह बोली लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने लगाई है। इसके साथ ही ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके पहले रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर के नाम था।